महिलाएं मैथ्स में कमजोर होती हैं, आईआईटी करना महिलाओं के बस की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे जुमले दोस्तों आप अक्सर सुनते हैं। लेकिन अगर हम टॉपर्स की बात करें बोर्ड के एग्जाम्स में या बहुत सारी जगहों पे, तो हमको महिलाएं आज के समय में टॉपर्स दिखाई दे रही हैं। तो क्या सिनारियो कुछ बदला है, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बहुत नज़दीक है, तो क्यों न हम लोग इस बार महिला दिवस की थीम भी है कि इंक्लूजन की बात की जा रही है। हर सेक्टर्स में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद हो, इसकी कोशिशें होनी चाहिए। तो स्टेम का जो फील्ड है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ रही है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली मौजूद हैं, जो कि एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी में मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हैं। सर, स्वागत है हमेशा की तरह आपका। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, स्टेम क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये चार चीज़ों को मिला के हम शॉर्ट में स्टेम बोल देते हैं। तो इन सब में अधिकतर मामलों में गणित अंतर्निहित होता है। वो फिजिक्स में भी दिखेगा, केमिस्ट्री में भी, इवन जो लोग बायो के लोग हैं उसमें बहुत सारी जो है मैथमेटिक्स अच्छी खासी लगती है, वो फॉरेस्ट्री में भी लगेगी। तो मतलब गणित का रोल है एक, भले कहीं सीमित हो कहीं बहुत ज़्यादा हो। गणित अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है और बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ हेल्पिंग हैंड भी है। तो इस पूरे को स्टेम बोला जाता है। ये नॉर्मली यूएस से निकला हुआ शब्द है, अमेरिकन कल्चर से। अब हम सब अपनाते हैं उसमें, तो स्टेम बोलते हैं। तो सर, वर्तमान स्थिति क्या है? हमारी जो बड़ी बड़ी आईआईटीज हैं या मैथमेटिक्स के और जो रिसर्च संस्थान होंगे, साइंस का जो पूरा ये जो दायरा आपने स्टेम का बताया, इसमें महिलाओं की तादाद कितना फीसद है इस वक्त? हाँ मैम, बहुत ही कम है अभी भी। हालत सब जगह चिंताजनक है। और ऊपर जो आपको दिखता है ना, जैसे पौधे के ऊपर आपको जो दिखता है उसके लिए जड़ों तक जाना हुआ ना, नीचे आपको नीचे देखना चाहिए कि नीचे क्या स्थिति है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है ना, हम अभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो पाए, मतलब या लोकतांत्रिक मूल्य हमारे परिवारों में बहुत कम है, कम मात्रा में है और कम परिवारों में है। छोटी क्लास के किसी घर में अगर कोई पेरेंट्स भी पढ़ाएं, लोकतंत्र पढ़ाएं, तो लोगों का जोर किन बातों पे होता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राज्यपाल, किसकी क्या ताकत है, क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। अरे भाई, ये तो ठीक है ना, लेकिन लोकतंत्र मतलब क्या हम खुद में लोकतांत्रिक हो पाए? परिवार के अंदर जो हमारा व्यवहार है, हम आलोचना सुन पा रहे हैं, हम अपने बच्चों में बराबरी का भाव ला रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो पढ़ाएंगे ना आप, जब संविधान पढ़ाएंगे, आप लोकतंत्र पढ़ाएंगे। क्या अपने बच्चों को बराबर समझ पाए, बच्चों की बातों को सुन पाए? मुझे लगता है लोकतंत्र जैसे पढ़ाना है, छोटा सा बात है, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप क्यों भारतीय संविधान और उसकी धाराओं याद कराने में लगे हैं? आप बेहतर होता अपने परिवार के अंदर लोकतंत्र लाने में। और ये आसान नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर आप खुद दिखा सकें लोकतांत्रिक बन के, शायद आपके बच्चे ज्यादा अच्छा समझेंगे लोग। वैसे ही फिर जब लोकतांत्रिक नहीं हुए, हम दक्षिण एशियाई समाज जो हैं वो लोकतांत्रिक कम ही है। आप गौर कीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारतीय समाज, म्यांमार, बाकी भी। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को बराबरी का अधिकार देते हैं, बेटियों को, बेटों को, और आगे बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी भी है जो ये मानता है कि हार्डकोर साइंस जो है शायद महिलाएं उतना ना कर पाएं। इसमें ज्यादा समय देना होता है, और समय अगर थोड़ा ज्यादा यहाँ देंगे तो फिर घर के काम कौन करेगी या करेगा? करेगा तो कम ही है, करेगी है। घर के कामों में भागीदारी कम हो जाएगी। घर के कामों में, बाकी कामों में भागीदारी बढ़ानी है अगर, तो लड़कियों को इससे दूर ही रखना हुआ। आप गौर कीजिएगा, 8वीं 10वीं के बाद ज्यादातर लड़कियों को ह्यूमैनिटीज के विषय की ओर प्रेरित किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरा, अगर साइंस में भी आती हैं तो 10वीं के बाद मैंने गौर किया है कि आप बायो में जाने वाली लड़कियों की संख्या और गणित की ओर जाने वाली लड़कियों की संख्या देखिए, तो जो संख्या आपको ऊपर दिखती है ना कम, जड़ें तो सामाजिक तौर पर ही मिलेंगी कहीं न कहीं। सामाजिक तौर पर जो गैर बराबरी है वो बहुत, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप ऐसे समझिए कि आज भी बहुत सारे सामाजिक शादी ब्याह में कहीं महिलाएं जब उन चुटकुलों पर भी हंसती हैं जो महिला विरोधी होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुरुष मानसिकता किस स्तर तक कितने गहरे दबी हुई है महिलाओं में। मतलब महिलाओं में भी उनकी परवरिश उस माहौल में हुई है कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो खुद अपनी ही जेंडर के लिए गड्ढा खोद रही हैं कई बार।
तो जो ऊपर अगर आपको संख्या से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो तो गूगल में मिल जाएगा तो ना। परिवार के अंदर से ही लड़के ने एक खास तरह की स्ट्रीम ली और लड़की ने एक खास ली और उसके लिए पूरा एक माहौल बनाया गया है ना। तो सर अभी क्या है कि अभी तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, अब वो वाला भेदभाव नहीं है कि बेटे को दूध का गिलास मिलेगा बेटी को नहीं मिलेगा, या बेटा प्राइवेट में जा रहा है। ये शुरुआत में हुआ, जब शुरुआती प्राइवेट स्कूल शुरू हुए थे उसमें होता था कि बेटा प्राइवेट में जाता था, बेटी सरकारी स्कूल में। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिनेरियो बड़े तबके में, खासकर मिडिल क्लास में तो बदला है। तो क्या लड़कियां अब मैथमेटिक्स की तरफ, आईआईटी की तरफ, बीटेक, एमटेक, इन सब की तरफ रुझान बढ़ रहा है? मैम मध्यम वर्ग भी कई स्तर हुए ना, मध्यम वर्ग को बारीकी से देखेंगे तो उसके कई वर्ग हुए। तो एक वर्ग में ऐसा हुआ है, ऐसा दिखता भी है कि पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में लड़कियां साइंस में आई हैं, मैथमेटिक्स में भी और बाकी कोर साइंसेज में। मैं मानता हूँ कई उदाहरण रहे होंगे, लोगों ने इंस्पायर किया होगा, किसी को कल्पना चावला ने प्रेरित किया होगा, किसी को सुनीता विलियम्स ने प्रेरित किया होगा, किसी के रोल मॉडल और भी लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू अभी भी खतरनाक है। मैं बहुत साल द्वाराहाट रह के आया हूँ, आपके साथ कई बार बातचीत में मैंने शेयर किया है। पहाड़ के जो कॉलेजेस हैं आज उनमें लगभग 80% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अब जेंडर रेशियो, आप सेक्स रेशियो तो इतना अभी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, महिला पुरुष संख्या लगभग 50% के आसपास ही है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि लड़कियां 80% तक पहुंच रही हैं कई विद्यालयों में? मतलब अगर मेजोरिटी की बात करें, अभी इसी साल 2024 में मैं बात कर रहा था तो द्वाराहाट में एनएसएस की 2 यूनिट हुआ करती थी, एक बॉयज की एक गर्ल्स की। बॉयज की संख्या इतनी कम हो गई है और उसमें भी जो हैं कुछ एनसीसी ले लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में हैं। एनएसएस में बॉयज आपको 20 बच्चे भी नहीं मिल पा रहे थे। तो एनएसएस की बॉयज यूनिट द्वाराहाट में इस साल बंद हो गई, केवल गर्ल्स है अब। तो अब आप बताइए कि इतनी लड़कियां आपको द्वाराहाट कॉलेज भेज रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी समाज का वो तबका जो उन जगहों पर है वो अपने बेटों को कोट पैंट टाई पहना के तथाकथित जो प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी उनके हिसाब से लगती हैं भेज ही रहे हैं ना। वो आपको यहाँ नैनीताल भी मिलेगा, हल्द्वानी मिलेगा, देहरादून में भी मिलेगा, दिल्ली भी मिलेगा, बेटियों को नहीं भेज रहे हैं। अगर बेटियों को भेज रहे होते तो 80% तक लड़कियां कैसे होती सरकारी कॉलेज में। तो इसलिए उस मध्यम वर्ग में भी गौर से देखिएगा तो कई परतें मिलेंगी। हाँ, एक परत पे ये बात आपकी सही है कि वो बेटे और बेटियां दोनों को भेज पा रहे हैं। हाँ, जिनके पास अब आर्थिक स्थिति इतनी है कि उनको दोनों को भी पढ़ा लें तो ज्यादा आर्थिक तनाव नहीं होगा, आर्थिक तनाव। लेकिन जिनके पास पूंजी सीमित है वो प्रायोरिटी में बेटे को रखेंगे। ये ज्यादातर का है, मैं सभी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर ऐसा है अभी भी। सर इसके अलावा जो बड़े संस्थान हैं जैसे आइजर हैं या फिर आईआईटीज हैं, वहाँ पे क्या कोई कोशिशें हैं उन लोगों की कि महिलाओं को हम बढ़ाएं, तो कुछ रिजर्वेशन या कोई और? हाँ मैम, सीटें बहुत सारी जगह लड़कियों के लिए हैं, रिजर्वेशन है और लड़कियों की संख्या बढ़ी भी है। लेकिन हाँ, आधी आबादी वाला जो हमारा सोचना है और जो इस साल की थीम है ना, इंस्पायरिंग इंक्लूसिवनेस, मतलब इंक्लूसिव का मतलब ये सबको समाहित करना, अपने साथ सबको शामिल करना और इसके लिए सबको प्रेरित करना। आप प्रेरित ही तो कर सकते हैं, सरकार भी वही कर रही है। सरकार ने कई सारे स्कीम निकाली हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो फिर बात वही आती है, वो 8 लेवल से ऊपर है। जैसे पीएचडी के लिए नॉर्मली 5 साल का एक ड्यूरेशन दिया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि जिस फेज में पीएचडी करती है लड़कियां, अधिकतर लड़कियों की शादी वाला फेज भी वही होता है। तो इसलिए उनको थोड़ा छूट मिली है, उनको 8 साल दे दिया गया है यूजीसी की ओर से कि आप 8 साल के अंदर भी अगर पीएचडी करें, बीच में 1-2 साल ब्रेक भी हो गया किसी वजह से, हम उनकी व्यावहारिक स्थिति समझ रहे हैं, तो ये एक बड़ा सपोर्ट है। इस तरह से फेलोशिप बढ़ाने की जरूरत है। फेलोशिप नहीं बढ़ पा रही है जिस मात्रा में बढ़नी चाहिए। छात्रवृत्तियां जो नेट जेआरएफ हमारी हैं, छात्रवृत्तियां वो बढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140-150 करोड़ लोगों का देश, और उसमें छात्रवृत्तियों की संख्या आप देखेंगे तो आपको लगेगा कम हो रहा है थोड़ा सा। इसके अलावा सर जैसे हमारे ओपन यूनिवर्सिटी की ही एक साइंटिस्ट को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला यूकॉस के द्वारा, तो हमारी जो राज्य की जो इस तरह की संस्थाएं हैं वो कुछ बेहतर कर पा रही हैं इस बहाने? मैम, छोटे छोटे कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा बदलाव मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है कहीं भी। मतलब ठीक है, व्यक्तिगत प्रयास होंगे कुछ जगहों पर, हम भी कई बार कोशिश करते हैं। अभी एक सोचा है हमने इस बार कि इस महिला दिवस पे हम कुछ लड़कियों को साइंस कम्युनिकेटर के तौर पर क्यों ना आगे बढ़ाएं, विज्ञान संचारक कह सकते हैं आप उसे, और लड़कियों को उनको सिखाया जाए, उनको ये सिखाया जाए कि साइंस ना आपको किताबें पढ़ के समझ में नहीं आ सकता, वो आप जब तक करेंगे नहीं आपको महसूस नहीं हो सकता।
आपको लगता होगा आपने किताब पर्याप्त पढ़ ली और अब आप सीख गए, लेकिन जो चीज़ें करनी चाहिए, आपको खाना बनाना है, किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, आप बनाएंगे तब आपको परेशानी समझ में आएगी। आपको तैरना सीखना है, आप कितने ही फिजिक्स के रूल सीख लीजिए, लेकिन जिस समय पानी में जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप डांस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आपको साइकिल चलानी सीखनी है, आपको करना पड़ेगा। तो विज्ञान आओ करके सीखें, ये बचपन से एक थीम हुआ करती थी, वो जब तक किया नहीं जाएगा। और उसके लिए हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं वो अधिकतर विद्यालयों में मैंने देख लिया है, अब स्टोर रूम से ज्यादा रही नहीं। लाइब्रेरी और लैब दोनों प्राथमिकता में बहुत पीछे हैं। हमारे अधिकतर विद्यालय, कॉलेज, स्कूल की जो लाइब्रेरीज है ना, वो स्टोर रूम है, डंपिंग रूम है। उनको लाइब्रेरी कहना, लाइब्रेरी का अपमान लगता है मुझे तो। मतलब वो किस एंगल से लाइब्रेरी है, कोई समझा दे मुझे। और आप सिखाएंगे तो उन बच्चों को ना बहुत मजा आएगा, वो सीखेंगे, इंस्पायर होंगे। तो लैब सुधारने की जरूरत, कर्म सुधारने की जरूरत। तो इस तरह से हम इस थीम पे कुछ लड़कियों के साथ शायद इस बार शुरू करने जा रहे हैं, ताकि बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा प्रभाव अपने आसपास डाल सकें। तो जो कम्युनिकेटर होंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाई जाएंगे मॉडल्स बनाना साइंस के, और वो फिर बच्चों के साथ, और वो उसके बाद फिर और फिर आसपास विद्यालयों में काम करेंगे। क्या बात है, मतलब ये सोचा है जी। उम्मीद है कि इसी महीने हम शुरू कर देंगे इस काम को। क्या बात है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब हायर एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि आपके हायर एजुकेशन में 3 पिलर हैं। एक तो टीचिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कि जो ज्ञान लैब, लाइब्रेरी में डेवलप हो रहा है क्लासरूम में, वो समाज तक भी पहुंचे, आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारी बातें आपने सर बताई हैं। और मैथमेटिक्स के फील्ड में जैसे अगर हम बताना चाहें, कुछ महिलाओं के नाम गिनाना चाहें जो बेहतर काम कर रही हैं, एक तो फिल्म बीच में आई थी शकुंतला देवी पर। हाँ, शकुंतला देवी में मैं थोड़ा सा, मुझे गणितज्ञ वाले शब्द पे ऑब्जेक्शन होता है। उनकी जो गुणाभाग करने की, कैलकुलेशन की एबिलिटी थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन ये थोड़ा सा लोगों के समाज में, लोगों के अंदर समझ में दिक्कत है। लोगों को लगता है गणित मतलब गुणा भाग करने की क्षमता। ऐसा नहीं है। गणित अपने आप में दर्शन है, फिलॉसफी है, और जब आप उसको उसमें डूबते हैं तो समझ में आता है कि कैलकुलेशन का रोल नहीं है। भारत में बहुत सारी हैं, लीना गुप्ता में ISI कोलकाता में, सुजाता रामादुरई हैं। मतलब भारत में एक अच्छी खासी संख्या है। इकबाल अजीत सिंह हैं, बट्सी मैम है, गीता बट्सी हैं, और मैं शायद उतना सबके बारे में अभी नहीं जानता, या आप देखेंगे तो आपको गूगल पे लिस्ट मिल ही जाएगी। और बहुत लोग हैं, और शायद उसमें सभी का संघर्ष जबरदस्त रहा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कई ऐसे घरों से हो जहां पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हो, और कईयों का संघर्ष भी रहा होगा। हमारी कोशिश है इसमें कि सबको बराबरी के लेवल पे ला सकें। आप अपनी चॉइस से विज्ञान ना पढ़ें, वो आपकी इच्छा है, अच्छी बात है, कुछ और पढ़ें, साहित्य पढ़ें, आप कहीं स्पोर्ट्स में जाएं, कहीं भी जाएं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और वहाँ लड़कियों को एंट्री ना मिल पा रही हो, क्योंकि आप मध्यकाल में या आधुनिक भारतीय आज़ादी से पहले के दौर में भी देखिए, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता था किसी इंस्टीट्यूशन में जा पाना। अभी भी देश के कई सेक्टर आपने देखे होंगे, कई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुल पा रहे हैं, कई दरवाजे अभी भी ढंग से नहीं खुल पा रहे हैं। मतलब पुरुष मानसिकता है, अभी भी आसानी से स्वीकार नहीं करती। हाँ, तो सर चलते चलते पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा एक तरह से? मैं एक तो ये पेरेंटिंग पे क्या कहूँ, पेरेंटिंग शब्द में ही मुझे लगता है थोड़ा सीमित अर्थ निकलता है। मुझे गार्जियनशिप हमेशा ज़्यादा अच्छा शब्द लगा, क्योंकि आप और मैं जिस पीढ़ी में रहे, पले बड़े, तो हमारे अभिभावक सभी थे, हमारे दादा दादी, आमा बूबू, नाना नानी, चाचा ताऊ, और कहीं भी अगर गलत करते हुए हमें तो लगेगा किसी को भी, तो वो कोई भी हमें सुधारेगा, राय देगा, समझाएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सख्ती भी करेगा। गार्जियन, पूरा गांव हमारा गार्जियन होता था। अगर कोई बच्चा गलत करे, पेरेंट शब्द कब से डेवलप हुआ होगा? पेरेंटिंग न्यूक्लियर फैमिलीज में, मतलब जहाँ पेरेंट्स हैं। और अब तो हालत यह है कि पेरेंट्स में से भी कई जो ऐसे हट चुका है, सिंगल पेरेंट वाली स्थिति है। तो फिर हम क्या करते हैं कि स्कूलों को या उनको ठेका देते हैं कि हम तुम्हारे हॉस्टल में डाल देंगे और हम पैसा दे देंगे और तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको इंसान बना दो। हम अधिकतर मामलों में ठेका प्रथा पे बड़ा भरोसा करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि मैंने कहा ना, फिर लोकतंत्र पढ़ाना होगा तो पहले खुद लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। वो होना तो बड़ा मुश्किल है।
तो पेरेंट्स को समझाना बच्चों को समझाने से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो अधिकतर विद्यालयों में दिक्कत आपको दिखती है ना बच्चों की, वो बच्चों की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है, जो मेरा मानना है। ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत तो पेरेंट्स और टीचर्स को हो रही है। बच्चे तो इनके दुर्व्यवहार की वजह से, इनके बायसनेस की वजह से, इनके रूखे व्यवहार की वजह से, बच्चों को समय ना दे पाने की वजह से बच्चों के अंदर विकृतियां हैं। बच्चे अपने आप डिफॉल्टर नहीं है। क्या बात है। बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आपने ये बातचीत की और गार्जियनशिप वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वही विविधता भी लाता है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स की या बच्चों की ज़िंदगियों में। तो सर, इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खूब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आपको भी सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये बातचीत? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो नरेंद्र सिजवाली जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।